मेरा नाम राज मोहम्मद है और मैं दिल्ली से हूँ। मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था तो 12th करने के बाद मैं घर में बैठा हुआ था। तो जब घर में बैठा हुआ था, ग्रेजुएशन का मैंने फॉर्म भर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जब फॉर्म भर दिया तो मैंने सोचा कि अब करना क्या है। अब पढ़ने में मन इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि थोड़ा आर्थिक तंगी थी घर के अंदर, या फिर मेरी जो एजुकेशन थी वो थोड़ा सही से नहीं हो पाया, जिसके अंदर पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगा। लेकिन फिर भी मैंने 12th किया। ग्रेजुएशन का फॉर्म मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से भर दिया। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था। एंड उसके बाद मैंने कहा यार अब काम शुरू करते हैं, अब कुछ ना कुछ पढ़ाई के साथ काम शुरू करेंगे। तो मैंने एक बुक स्टॉल पे काम शुरू किया दिल्ली के अंदर। मैं साइकिल से घर घर बुक स्टॉल पे काम करके घर घर मैगजीन सप्लाई करता था। जब मैं मैगजीन सप्लाई कर रहा था, मुझे 800 रुपये, 750-800 रुपये मुझे मिलते थे। एक दिन मैगजीन देता था, नई मैगजीन, और पढ़ लेते थे लोग। फिर अगले दिन मैं उस मैगजीन को लेता था और उसी तरीके से वो इस तरह का वहाँ मेंबरशिप था उन लोग का। तो उस मैगजीन की दुकान पे काम करता था जिसमें स्टारडस्ट, फिल्म फेयर, इंडिया टुडे, ये बिजनेस टुडेज, ये सारे मैगजीन्स थे, वुमेन्स एरा, ये सारे मैगजीन्स में घर घर लेकर 3 मंजिल, 4 मंजिल पे, 1 मंजिल, 2 मंजिल पे, इस तरीके से मैं बिजनेस को सप्लाई करता था। फिर जब मैंने 6 महीने 1 साल काम किया तो यार मैंने कहा कि थोड़ा पैसा और चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, काम मुझे जीवन में नहीं आता था क्या करना है। फिर मैं एक घड़ी के दुकान पे काम करने लग गया। उपहार सिनेमा, आपने ग्रीन पार्क का नाम सुना होगा, उसी के सामने टाइटन शोरूम था, अरुण वॉच टाइटन शोरूम। तो मैंने वहाँ पर एज ए सेल्समैन का काम शुरू किया। 2500 रुपये मुझे तनख्वाह मिलते थे। सुबह 11:30 बजे वो दुकान घड़ी की खुलती थी, रात के 8-9 बजे तक। तो मैं जब वहाँ पे वो दुकान पे काम कर रहा था तो मैंने सोचा यार 2,500-3 हज़ार में दिल्ली में, क्योंकि बड़ा हो रहा हूँ, शादी भी होना है, तो इससे कुछ नहीं होना। तो मैंने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लिया मॉर्निंग में, एक डिप्लोमा कोर्स। सुबह 7 बजे मैं क्लास लेता था और 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मेरी क्लास होती थी। और मैंने 1 साल डिप्लोमा किया। जब मैंने डिप्लोमा कर लिया तो मैंने सोचा कि अब मैं कंप्यूटर में ही अपना फील्ड बनाऊंगा, क्योंकि कोई ना कोई लाइन चुनना बहुत जरूरी है। इस तरीके से दर दर भटकूंगा काम के लिए तो उससे कोई लाइफ सेटल नहीं होगी। तो लाइफ को सेट करने के लिए मैंने फिर एज ए टीचर, यानी कंप्यूटर्स में ही पढ़ाना चालू कर दिया। एज ए फैकल्टी मैं टीचर का जॉब करने लग गया। तो कंप्यूटर में जो जॉब कर रहा था, मैं बच्चों को सॉफ्टवेयर, DTDW, ये सारे DTP, ये सारे कोर्स, यानी वेब डिजाइनिंग का कोर्स, ये सब मैं कराने लग गया। मैं जब करा रहा था वहां पर, तो उसी इंस्टीट्यूट में मैं मैनेजर बन गया। जब मैं मैनेजर बन गया तो मैं महीने का 1-1.5 लाख रुपया फीस इकट्ठा करता था 10 तारीख तक। तो जब मैं फीस इकट्ठा करता था तो यार सोचता था कि यार ये मैं मालिक हर महीने आके ले जाता है मुझसे, क्यों ना मैं अपना खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल दूं। तो मैंने किसी तरह से जुगाड़ करके फादर का प्रोविजन फंड लेकर ये इस सब चीज इकट्ठा करके मैंने अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला। मैंने एक सोसाइटी बनाई और उसमें दिल्ली इंस्टीट्यूट, DICT, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मैंने अपना इंस्टीट्यूट खुद का खोला हिम्मत करके, लगभग 6 कंप्यूटर्स। क्योंकि एक मिडिल क्लास गरीब आदमी जब भी बिजनेस शुरू करेगा तो पहली चीज तो घर वाले मना करेंगे, समाज मना करेगा कि भाई कहीं डूब गया पैसा और हम बिजनेस नहीं कर सकते, चुपचाप भाई नौकरी कर लो, जो कर रहे हो उसी से गुजर बसर हो जाएगी। लेकिन मेरे अंदर था कि नहीं यार, पैसा कमाना है। ये पैसे की तंगी जो आ रही है लाइफ में, तो थोड़ा सा पैसा मैं ज्यादा कमाने लग जाऊंगा। 1 लाख 1.5 लाख रुपया मैं इकट्ठा करूंगा तो उसमें से कुछ तो 30-40 हज़ार बचेगा मुझे कंप्यूटर्स, जब मेरा खुद का इंस्टीट्यूट होगा। तो मैंने उस विजन के हिसाब से मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला और मैं सक्सेसफुली अपने इंस्टीट्यूट को रन करने लग गया। मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला उत्तम नगर के अंदर।
जब मैं अपने इंस्टीट्यूट को रन कर रहा था बहुत अच्छे से, मेरी शादी भी लग गई उस वक्त एंड मेरे 6 कंप्यूटर्स थे, बच्चे मेरे पास 70-80 स्टूडेंट्स हो गए और मैं बहुत सक्सेसफुली अपने इंस्टीट्यूट को रन कर रहा हूँ। एक बार क्या होता है, एक मेरे कैबिन के अंदर एक लड़का दोस्त बनना चालू हो जाता है मेरा, हार्डवेयर इंजीनियर का उसने कोर्स किया था और मेरा दोस्त बनना चालू हो जाता है वो। अब जब दोस्त बनना चालू हो जाता है तो एक दिन कहता है, सर मेरा हार्डवेयर का कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट हो गया है और आपके कंप्यूटर स्लो चल रहे हैं। और वो लगातार आ रहा था, तो कभी मेरे कोई कंप्यूटर खराब होते तो वो ठीक कर देता। तो उसने कहा, सर इसकी सर्विस करा लीजिए। तो मैंने कहा, भाई दिन में तो सर्विस दिक्कत आएगी, तुम रात में कर देना। तो उसने कहा, हाँ सर रात में ही करना पड़ेगा, 6 कंप्यूटर है, आपके बैच डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैंने एक दिन क्या किया, अपने जो पियोन को उसकी नाइट की ड्यूटी लगाई और उसको हैंडओवर कर दिया इंस्टीट्यूट कि मैंने बताया ये सर आएंगे रात के 10-11 बजे और ये सारा सर्विस कर देंगे और मैं सुबह आऊँगा, तुम्हारी आज नाइट ड्यूटी है। और मैं क्योंकि पहले मैं ही खोलता था, पहला बैच मैं ही लेता था अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अंदर। जब मैं मॉर्निंग में जाता हूँ, 7 बजे का पहला बैच मैं लेता था। जब मैं मॉर्निंग में जाता हूँ, जो मेरा लड़का था उससे पूछा कि भाई सर ने सारे सिस्टम को ओके कर दिया? तो उसने कहा हाँ, वो सर्विस करके चले गए थे। मैं जब अपने लैब में जाता हूँ और मैं अपने कंप्यूटर्स को ऑन करना चालू करता हूँ तो मेरे कंप्यूटर्स ऑन नहीं होते हैं। सबके बटन्स मैंने दबाए, सबको चेक किया, उसके वायर वगैरह, तो सब चीज ओके था। जब मैंने सीपीयू का ढक्कन उठाया, जब मैंने 6 कंप्यूटर्स था जिसमें पेंटियम 1, पेंटियम 2 मैंने अपग्रेडेशन कराया हुआ था उस वक्त। ये मैं बात कर रहा हूँ 2001 की बात कर रहा हूँ, 2002-2001। तो मैंने अपना जो अपग्रेडेशन कराया हुआ था पेंटियम 1, पेंटियम 2, लगभग 2.5 लाख रुपया अभी रिसेंटली लगवाया था मैंने अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अंदर। एक हार्डवेयर दोस्त था मेरा, उससे मैंने उधार पैसे लिए थे। एंड जब मैं उसको सीपीयू का जब ढक्कन मैंने उठा के देखा तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई दोस्त, क्योंकि वो डेस्कटॉप के अंदर सबसे जो कीमती चीज होता है वो चीज होता है आपका मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क। और उसमें एक था, उस वक्त आते थे वो सीडी ड्राइव। तो जब मैंने सब देखा अपने उस सीपीयू के अंदर, तो सारे 6 सीपीयू के अंदर वो गायब थे, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क। जब गायब थे तो मेरे हाथ पांव फूलने लग गए, मैं एकदम से शॉक्ड हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ? मैं फटाफट, जहां वो रहता था लड़का, मैं फटाफट भागा उसके पास गया। तो मकान मालिक ने कहा वो छत के एक कमरे में रहता, एक दिन पहले हिसाब कर चुका था, वो सुबह 4:30 बजे उसकी बस्ती को चला गया। एक दिन पहले ही वो हिसाब करके मुझे ये खाली कर चुका था मेरा कमरा। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने उत्तम नगर थाने पे FIR भी कराया, सब कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेट मेरे वो हार्ड डिस्क और जो मेन उसके अंदर जो मदरबोर्ड था, मेन कीमती चीज वही होता है डेस्कटॉप के अंदर, वो सारे मुझे नहीं मिले और अंत में मेरा इंस्टीट्यूट बंद हो गया और मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। एक यंग एज, 23-24 साल की उम्र, उसके अंदर अपना काम सेटअप, शादी लगी हुई थी, बहुत सारे फादर के पैसे लगे हुए थे और भी दोस्तों के पैसे, जिससे हार्डवेयर इंजीनियर का 2.5 लाख रुपया लगा हुआ था। और उस वक्त मैं, जब ये मेरा लॉस हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। जो कुछ बचे हुए थे, जिसका जो मेरा जो दोस्त था राजन, जिससे मैंने कर्जा लिया हुआ था, वो कह रहा है कि भाई मेरा पैसा वापस कर किसी भी तरीके से। तो मैंने कहा देख भाई, तेरे सामने मेरा चोरी हो गया, सब कुछ है, जेन्युइन केस है, तेरे सामने ही है, क्योंकि उसका हार्डवेयर का भी शॉप आ गई था। तो मैंने कहा देख, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, तेरा एक पैसा मैं चुका दूंगा। तो मैंने किसी तरीके से उसको ये मनाया, वो मान गया, ठीक है तुम भागोगे नहीं, तुम्हारे फादर गवर्नमेंट जॉब है, वो मान गया। फिर मैं कुछ दिन, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता था, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने जीवन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, अभी तो पूरी लाइफ बची हुई है, बहुत बड़ी जिंदगी बची हुई है, तो मैं एक तो कर्जा भी चुका दूंगा और अपना जो भी काम मुझे आता है और नौकरी वगैरह 10-12 हज़ार तो मिल ही जाएंगे। मैंने ये माइंड सेट कर लिया था अपना कि इतना तो मिल ही जाएंगे, इसी में एक जैसा गुजर बसर जिंदगी करनी वो कर लूंगा मैं फिर एक पेट्रोल पंप पे मैनेजर का जॉब, राज सुपर सर्विस स्टेशन, मोती बाग से उतरने के बाद जो गुरुद्वारा है उससे पहले एक राज सुपर सर्विस स्टेशन है मोती बाग, वहीं पे पेट्रोल पंप पे मैं एज ए मैनेजर काम करने लग गया। मेरी 7,500 वहां तनख्वाह थी और मैं जॉब को करने लग गया। उसमें से 3,500 रुपया मैं राजन को दिया करता था हर महीने, और मैं इस तरीके से उसका किस्त बांध दिया। और मैं 2002 में जॉब करना शुरू किया। 2003, 2004 में उसका पैसा भी दे रहा था, मैं नौकरी भी कर रहा था, ओवर टाइम भी कर रहा था। 6 बजे के बाद मुझे ओवर टाइम मिलते थे पेट्रोल पंप पे, 9,500 कई बार हो जाते थे।
तो इस तरीके से मेरी शादी भी हो गई कि भाई मैं रोजगार में आ गया। दूसरा, मैं राजन को पैसा देने लग गया। एक बार क्या हुआ, मैं राजन को जब पैसा देने गया 2006 के अंदर, अगस्त का महीना था, मैंने राजन को जब पैसा दिया तो पहले जब मैं पैसा दिया करता था तो राजन घर में नहीं होता था, लेकिन बाई चांस उस दिन राजन घर पे था। और जब राजन घर पे था तो जब मैं उसको पैसा दिया, क्योंकि भाभी जी को दिया करता था, लेकिन जब मैंने राजन उस दिन था तो पैसा दिया तो राजन ने मेरी हालत देखी। हालत ये देखी कि एक 6-7 हजार कमाकर और 7,500 कमाकर प्लस उसमें से 3,500 राजन को देना, प्लस मेरी बिटिया हो चुकी थी एक। तो ये उसने देखा यार कि मैं बहुत मायूस हूँ, दाढ़ी हल्की बढ़ी हुई थी, कोई उम्मीद नहीं, नमस्कार भाई साहब पैसा ले लो मैं जा रहा हूँ। तो जब उसने मेरा ये एटीट्यूड देखा, जबकि उसने मेरा इंस्टीट्यूट में देखा था, बहुत ही ज्यादा मेरे को उसने देखा था यार कि बहुत विजनरी बंदा है, बोलता था कि इतने इंस्टीट्यूट होंगे, इतना बड़ा टर्नओवर होगा, लेकिन मैं उस दिन पैसा देकर एक लो एनर्जी के साथ देकर मैं वापिस जा रहा था। उसने कहा यार राज सुन यार, तेरी हालत देखी नहीं गई, तुझे मैंने देखा हुआ यार, तू बंदा बहुत ही जबरदस्त है, तेरे काम करने का तरीका बहुत जबरदस्त है, बहुत ही पैशनेट आदमी है। लेकिन वो उस दिन जब मेरी बातें उसने सुनी और मायूसी बात सुनी लाइफ को लेकर, तो वो भी थोड़ा मायूस हो गया और उसने अंदर बुलाया। जब उसने अंदर बुलाया तो बातचीत होते होते तो उसने कहा यार ऐसा कर राज, मैंने एक बिजनेस मैं देख के आया हूँ और वो बिजनेस बिना पूंजी का व्यापार है, और उसमें मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे कर्जे वाले लोग, बहुत से गरीब लोग या हर प्रोफेशन के लोग उसमें कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे थे, महीने का 5,000, 10,000, 20,000, क्योंकि वो 100-200 लोग वहां झूठ नहीं बोलेंगे। तो मैंने एक बिजनेस मीटिंग देखा है, तो मैं सोच रहा हूँ तू उस बिजनेस को तू कर ले, क्या पता तेरी लाइफ बदल जाए। एक भाई नौकरी तो कर ही रहा है, उसके साथ पार्ट टाइम अगर हो गया 2-3-4 हजार रुपया, अगर 5,000 एक्स्ट्रा आ गए तेरे, तो तू जल्दी से कर्जा भी निपटा देगा और तेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं ये इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता, मैं अपना काम करना चाहता हूँ। लेकिन उसने कहा नहीं यार, तू एक बार देख तो ले, भाई देखने में क्या हर्ज है, भाई कौन सा तेरा पैसा लगना है। मुझे लगा यार कि तू कर सकता है, मुझे वैसे तो मैं ये बिजनेस को देखा, मैं भूल गया था, लेकिन तेरे को देखकर मुझे लगा कि यार तुझे करना चाहिए। तो एक मीटिंग थी, अगले महीने एक मीटिंग थी, मैं उस मीटिंग में जाता हूँ। और जब मैंने उस मीटिंग के अंदर वो सारी मीटिंग मैंने देखी, और मीटिंग देखने के बाद एक चीज तो तय हो गया कि हो ना हो ये बिजनेस मेरे लिए बना हुआ है। ये डायरेक्ट सेलिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टीप्लिकेशन का ये फॉर्मेट, टीम का फॉर्मेट, जब वहाँ ये बताया जा रहा था, ये वर्ड्स आ रहे थे मेरे पास, और लोग वहाँ पे एक एक करके टेस्टिमोनियल दे रहे थे कि मैं पार्ट टाइम करके महीने का 5,000 कमाता हूँ, मैं 10,000 कमाता हूँ, मैं 20,000 कमाता हूँ, मैं 50,000 कमाता हूँ, मैं फुल टाइम हो गया, मैं इस प्रोफेशन में था, मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मेरी ये तंगी थी, तो मैं इसके अंदर काम करके 2 साल 4 साल काम करके सिस्टम को सीखकर मैं इसमें पैसा कमा रहा हूँ, और मैं आने वाले वक्त में 1 लाख कमाऊंगा, 5 लाख कमाऊंगा, 10 लाख कमाऊंगा, और मेरी रॉयल्टी इनकम आएगी। जिस दिन मैं बूढ़ा होऊंगा उस दिन भी मेरे पास एक रॉयल्टी इनकम आएगी, बढ़ती हुई आमदनी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, बुढ़ापे में भी पैसा आएगा, पूरे जीवन ये साथ रहेगा। क्योंकि लोग चाय पिएंगे, लोग नहाएंगे, लोग पेस्ट करेंगे, रीपरचेस होता रहेगा। तो जब इस तरह की बातें हुई तो मैं एक चीज मैं तय कर चुका था कि इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, और इसमें नेटवर्क, इसमें टीम बनाने का बिजनेस है, यानी जोड़ने का बिजनेस है। टीम बनेगी इसमें और लोग खरीदारी करेंगे, कहीं ना कहीं से लोग खरीदारी करते हैं, लेकिन एक सिस्टम से खरीदेंगे और मेरा भी चेक आएगा। तो मैंने, अगस्त का महीना था, मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, कुछ भी हो जाए, पार्ट टाइम। और मैंने अपना पूरा विजन, पूरा ड्रीम डायरेक्ट सेलिंग के साथ बना लिया 2006 में। जब मैंने सारा इसका प्रेजेंटेशन देख लिया, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, झूठ नहीं है, फरेब नहीं है, चोरी नहीं है, एक दूसरे से कभी आंख शर्म नहीं होगा, कभी लूटने का डर नहीं, चोरी का डर नहीं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। तो एक बात तय कर लिया कि मैं पूरी लाइफ डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसी कंपनी को, इसी बिजनेस को करूंगा जब तक मुझे सफलता ना मिले। कभी ना कभी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, 40 साल बाद, कभी भी मेरी इनकम 10,000, 20,000, 50,000, यानी नौकरी से तो बड़ी होगी इसके अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये मैं तय कर चुका था, मैं ड्रीम देख चुका था, सपने सजो चुका था मैं इस इंडस्ट्री के साथ कि मुझे करना है, ये तय हो चुका था। मैंने कहा ये मौका मैं लाइफ टाइम नहीं खूंगा। और दोस्त, मैंने काम चालू किया उसके अंदर 2006 के अंदर। मैं पार्ट टाइम करता था, शाम को 6 बजे मेरी पेट्रोल पंप से छुट्टी होती थी, कभी ओवर टाइम लगता था, तो मैंने ओवर टाइम को भी धीरे धीरे कम करने लग गया, उसको छोड़ने लग गया, और मैं
6 बजे के बाद प्लान दिखाता था। 6 बजे के बाद प्लान इसलिए दिखाता था क्योंकि मैं नौकरी 6 बजे तक करता था और संडे का दिन था। मैं इस तरीके से काम करते हुए मैंने 2008 तक उस पुरानी कंपनी में 10,000 रुपये महीने पे मैं आ गया। जब मेरी 10,000 रुपीज़ इनकम हो गई 2008 के अंदर, तो मैंने फिर फुल टाइम मैंने ज्वाइन कर लिया डायरेक्ट सेलिंग को, क्योंकि अब मैंने इसी में करना था, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, चोरी का डर नहीं है, कुछ खोने का डर नहीं है, कहीं कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये मार्केटिंग का काम है, इनपुट रेशो, आउटपुट रेशो, ये हर बिजनेस में होता है। लोग आते हैं जाते हैं, ये चलता रहेगा, ये इज अ सिस्टम, पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो मैंने इस बिजनेस को करना था, तो 2008 में मैं फुल टाइम हो गया। और मैं फुल टाइम करते हुए 2011 तक, अक्टूबर नवंबर तक, सितंबर तक, 2000 तक मेरा उस पुरानी कंपनी में 1,45,000 हाईएस्ट चेक हो गया। और मैं उस कंपनी का बहुत अच्छे लेवल का मैं एक पोजीशन मैंने वहां पे पिन अचीव किया और मैं सक्सेसफुली कर रहा था। लेकिन अचानक फिर क्या हुआ, कुदरत को कुछ और मंजूर था। उसने सारा का सारा जो धैर्य की परीक्षा लेनी थी, उस परीक्षा में उसने क्या किया कि डायरेक्ट सेलिंग का कोई गाइडलाइन नहीं था हमारे इंडिया के अंदर। इसको चिट फंड एक्ट में रखा जाता था, पूंजी स्कीम की तरह कोई भी एफआईआर कर देता था। तो इसका कोई पर्टिकुलर कोई मिनिस्ट्री नहीं थी अलग से। इसको 1978 का जो हमारा चिट फंड एक्ट है, उसी के अंदर इसको रखा जाता था। तो हम लोगों ने धरना देना, क्योंकि उस कंपनी को चिट फंड एक्ट के तहत बंद कर दिया गया। उसमें सारे पुराने राजीव जी और रिजवान खान, जो वो सभी लोग उसी पुरानी कंपनी में मेरे दोस्त भी हैं। मैं क्रॉस ग्रुप में था। इस तरह से हम एक ही जगह फिर धरना देने लग गए कि भारत सरकार इसके लिए गाइडलाइन बनाए और इसको ओपन करे, क्योंकि इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, ये पैसे का हेरफेर नहीं है इसमें। क्योंकि लोग दुकान में सामान खरीदते हैं, इसमें सिस्टम से सामान खरीदना है, बस यही था। एक बाहर का सिस्टम था, एक वेस्टेज का, यानी एक डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम था। तो हम जब इसको धरना देने लगे तो वो कंपनी 1 महीने नहीं खुली, वो कंपनी 2 महीने नहीं खुली, और हम सोच रहे थे बस खुल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई चिटिंग तो हुई नहीं है। तो वो क्योंकि हमारे पास वो था ही नहीं, चिट फंड एक्ट में ये आ रहा था, तो उसके बहुत सारे उसके रेड पड़ने लग गए। उसका इंडिया में पूरा हर जगह गोदाम था, तो इस तरीके से न्यूज में भी आने लग गया। तो वो कंपनी 1 महीने नहीं खुली, 2 महीने नहीं खुली। अब जो हमारे पैसे थे, मैंने कार लिया था, अब जो हमारे पैसे थे वो खत्म होने लग गए। फिर 4 महीने कंपनी नहीं खुली। इधर बच्चे भी मेरे स्कूल में पढ़ रहे थे, उधर से 3-4 महीने के बाद नोटिस आ गए, क्योंकि हम फीस भी नहीं दे पा रहे थे। कार की जो ईएमआई थी वो बाउंस हो गए। अब 5-6 महीने के अंदर टोटली जीरो पे आ गए, टोटली कंप्लीट। अब कुछ भी नहीं। जब जीरो पे आ गए तो फिर सारी दुनिया के मुंह खुल गए, जिन्होंने कहा था कि देखा ऐसा काम नहीं चलता है, हमने पहले ही कहा था, तुम पता नहीं किस चोर वाली कंपनी में लग गए, जीवन बर्बाद कर दिया। एक बार फिर पहले भी हमारा इंस्टीट्यूट तुम्हारा डूब गया था, इसमें भी तुम बर्बाद हो गए। अब पूरा घर, और इस बार तो ससुराल भी था, वहां से भी मेरे पास फोन आने लग गए। हमने कहा था जीजा जी आप या इस तरह का काम मत करिए। तो ये बहुत सारे लोग की बातें एकदम सिद्ध होने लगी, यानी सच होने लग गई। और एक बार लगा कि यार मैंने कहीं गलती तो नहीं किया। लेकिन फिर इधर उम्मीद थी कि कंपनी खुल जाएगी और दोबारा से एम्पायर बना लेंगे। फिर भी मैं सुन कर बातें, लोग की बातें सुनता था, लेकिन फिर भी मैं धरना देने जाता था कि अगर ये खुल गया तो अगला पिछला हिसाब जल्दी से चुकता हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का नेचर पता है कि मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है ये। इसमें टाइम ब्रेक होता है, मैन पावर ब्रेक होता है, टीम बनती है, और ये मल्टीप्लिकेशन के साथ ये जल्दी से ग्रो करने वाला बिजनेस है। ये तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर था। सो माय डियर फ्रेंड, वो कंपनी नहीं खुली। एक बार एक मेरा जो बीच का बेटा है वो बहुत रो रहा था, और क्योंकि मैं उसको जब अच्छा पैसा कमाता था, 1 लाख रुपए के आसपास चेक, तो उसको टॉफी दिलाना, खिलौने दिलाना, लेकिन 5-6 महीने हो गए थे, तो बीच का बेटा बहुत रो रहा था। एक दिन ऐसा रोआ कि वो चुप ही नहीं हो रहा था। रात के 8-9-10 बज गए, रोते रोते वो हिचकी आ गई उसकी। तो मेरी बिटिया समझा रही थी। आज मेरी बिटिया अभी 12th उसने पास किया है साइंस से। 92% उसके 93% मार्क्स आए हैं बोर्ड के एग्जाम में। और वो उसका फिजिक्स, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और ये हो पाया दोस्त क्योंकि जो उसको डाउट्स थे, तो मुझे अगर ट्यूशन रखना पड़ा तो मैंने 10-10 हज़ार रुपये के ट्यूशन्स रखे। 1 घंटे के 10,000 रुपीज़, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया मैंने, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुका है। ये इसलिए करना है इस बिजनेस को कि अगर हायर एजुकेशन की तरफ आपके बच्चे जा रहे हैं, कल को अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं, तो आप इस वेस्टेज से कर सकते हैं। तो मेरी बिटिया उस वक्त समझा रही थी, वो छोटे वाले भाई को, 4 साल का था वो, 4.5-5 साल का,
तो उसको समझा रही थी कि नुमान चुप हो जा, जब पापा का ऑफिस खुलेगा ना तो पापा तुझे ढेर सारी टॉफी दिला देंगे, ढेर सारा खिलौना दिला देंगे। तो 9, साढ़े 9, 10 का वक्त था। जैसे ही बिटिया ने ये बात को कही, मेरे दिल को एकदम से वो बात आके धक से लगा और मेरे आंख से आंसू निकलने लग गया। मैंने कहा ये क्या लाइफ है यार। जब बिटिया बोल रही थी, उसकी बातें बार बार मेरे कान में गुजरी थी कि नुमान चुप हो जा, जब पापा का ऑफिस खुलेगा तो पापा तुझे ढेर सारा दिला देंगे। तो मेरे आंखों से जब आंसू गिरने लग गए, झरझर आंसू गिर रहे थे। मेरी पत्नी बगल में थी, पहली बार मुझे देखा उसने टूटा हुआ, और वो भी रोने लग गई। और वो रात मेरी बहुत ही खतरनाक थी, बहुत ही दर्दनाक थी। एंड मैं उस दिन बहुत मायूस हुआ लाइफ में, यार मैंने क्या किया यार, ये क्या है। मैं सुबह उठा और मैं धरना की तरफ चला गया, जंतर मंतर की तरफ, मायूस था। इस तरह से मैं जाता रहा धरना पे। एक दिन क्या हुआ, एक फरिश्ते जैसा इंसान चलता हुआ मेरे पास आ रहे हैं और कहते हैं कि राज, मैंने ना एक कंपनी ज्वाइन कर ली है और वो हमारे देश की कंपनी है। जो गाइडलाइन हम बनवा रहे हैं वो गाइडलाइन इस कंपनी के पास है और हाईली एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। और आने वाला जो वक्त है वो सप्लीमेंट का है, फूड सप्लीमेंट। क्योंकि जो है, आप टीवी में ऐड देखते हैं, हर तरफ हेल्थ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई विटामिन की बात होती है, मिनरल्स की बात होती है, प्रोटीन की बात होती है। तो अब आने वाला वक्त इन्हीं चीजों का है। तो मैं इसमें कर चुका हूं और इसमें हाईएस्ट चेक 22 लाख रुपया है और 5 लोग के पास लग्जरी कार है और मैं इसको करने जा रहा हूँ। राज, तू करता है क्या? कोने में ले आके धरना, जब मैं पहुंच रहा था तो कोने में ले आके उन्होंने ये बात कही। तो मैंने कहा हाँ सर, मैं भी करूंगा। जब जो गाइडलाइन हम बनवा रहे हैं, जब वो गाइडलाइन जब इस कंपनी के पास पहले से है, तो अगर आप कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। और 21 मार्च 2012 को मैंने वेस्टीज ज्वाइन कर लिया दोस्त। जब मैंने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने मैसिव लेवल पे काम किया। मैंने रिजवान सर से उनके घर जाकर 3 दिन लगातार सुबह 5:30-6 बजे मैं घर जाके उनसे सारा ट्रेनिंग सीखता था, उनसे CNT सीखता था, उनसे प्रोडक्ट का डेमो सीखा, उनसे सारा कुछ पेन ड्राइव पे लिया मैंने। और मैंने कहा सर मेरा प्रेजेंटेशन एक बार सुन लीजिए आप। उन्होंने मेरा प्रेजेंटेशन सुना और फिर 1-2 मीटिंग मैंने लिस्ट बनाई पूरे लीडर्स की, जितने लोग को मैं जानता था। क्योंकि जब भी कोई जीरो से काम शुरू करोगे आपको लिस्ट तो बनाना पड़ेगा आपको। तो मैंने पूरी लिस्ट बनाई पुराने लीडरों की, नए लोगों की, लगभग 200-300 लोग की मैंने पूरी रात भर लिस्ट बनाई। और मैंने कहा सर एक बार मेरा प्रेजेंटेशन सुन लीजिए। उन्होंने मेरा प्रेजेंटेशन सुना, उन्होंने कहा वेल डन, बहुत अच्छा दे रहे हो। मैंने कहा सर 1-2 मीटिंग कैसे करते हैं CNT, यानी ये, क्योंकि हेल्थ के ऊपर मुझे शुरुआत करना नहीं आता। तो मैंने 1-2 मीटिंग सर की कराई एंड उनका मैंने नकल कर लिया। जैसा उन्होंने मीटिंग दिया मैंने नकल कर लिया। मैंने कहा सर अब आप अपना काम करो और मैं अब अपना काम करूंगा। और दोस्त, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं काम करता गया। और इस तरीके से मेरे वेस्टीज में पहले महीने का चेक आया था 16 रुपए का। जब 16 रुपए का चेक आया तो क्योंकि मैंने 21 मार्च को ज्वाइन किया था तो कुछ सीखने में समय लग गया। अगले महीने मैंने कुछ लोग को स्पॉन्सर किया, कुछ लोगों ने खरीदा, कुछ लोगों ने नहीं खरीदा। मैंने जब संजय यादव को ज्वाइन कराया तो उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि मैंने किसी के भरोसे काम नहीं शुरू किया था। मुझे एक बात तय था कि मुझे करना है, कोई करे ना करे, मैं इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जाऊंगा। तो मैंने जब संजय यादव को ज्वाइन कराया तो वो नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं हमेशा काम डेप्थ में करता था और नीचे करता था। क्योंकि जब मैं नीचे बिजनेस करूंगा, मैं खुद करूंगा अपने हाथों से, तो मेरा बिजनेस हमेशा मेरे हाथ में रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो उनको ज्वाइन कराया, पहली ज्वाइनिंग कराई, उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन उनके नीचे मैं DC राजपूत को ज्वाइन कराया, फिर मुशाहिद अली, फिर इस तरीके से नीचे करते हुए राजीव सक्सेना, इस तरह से टीम बनी पूरी और मैं काम करता गया। 3 महीने के बाद जब मेरा चेक 12,500 का हुआ, दूसरे महीने का चेक 583 का था, तीसरे महीने मेरा 12,500 का चेक था। मैं सिल्वर क्वालिफाई कर गया था। जब मेरा 12,500 का चेक आया तो संजय जी को दोबारा ढूंढ रहा हूँ। कई बार फोन उठाते थे, संजय जी नहीं उठाते थे, क्योंकि वो ट्रैक्टर की एजेंसी थी उनके, वो काम कर रहे थे। मैंने कहा भाई लगभग 1.5 लाख का बिजनेस हो चुका है और आप काम शुरू करो। मेरा 12,500 का चेक आया और ये अगले महीने ये 16,000, 20,000, 50,000 हो जाएगा 5-6 महीने के अंदर। बहुत फास्ट मनी है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि फास्ट इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत आ रहे हैं, पूरी इंडिया से फोन आ रहे हैं, मेरा ये ठीक हो गया भाई, यहाँ कोई बड़े डॉक्टर साहब, ये बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के। और जब प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं तो हमारे अंदर जान आ जाती है। एक नेटवर्कर को क्या चाहिए, एक डायरेक्ट सेलर को क्या चाहिए? रिजल्ट। तो जब रिजल्ट आ रहे थे तो उसमें हमें काम करने में मजा आ रहा था।
तो मैंने कहा संजय जी शुरू करिए। फिर उन्होंने अपना शुरू किया काम। वो चौथे महीने जब आए तो उनका भी 12,500 का चेक आया। तो जब उनको पोटेंशियल पता लगा तो वो अपने काम में, क्योंकि लीडर थे ही, वो अपने काम में लग गए और वो अपना काम चालू कर गए। मेरा चेक 12,500 आया, फिर उसके अगले महीने 16,000 आया, फिर मैं 30,000 पे पहुंचा, 50,000 पे पहुंचा, 70,000 पे पहुंचा, 75,000 मैं पहुंचा विद इन 6-8 मंथ के अंदर। और जब मैं 75 में मैं डायमंड हो गया, जब मेरी 75,000 की इनकम हो गई, तो मेरे साथ एक और टेस्टिंग हुआ, एक और बहुत बड़ा झटका लगा। मेरी 2 फ्रंट लेग किसी वीकली पेमेंट में चली गई, यानी रातों रात अमीर बनना। जबकि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्या होता है कि जब आप नेटवर्क बनाते हैं, जब रीपरचेस होता है, आपके नीचे जब खरीदारी होती है नेचुरल तरीके से, वो आपका बिजनेस लाइफ टाइम रहता है। लेकिन उनको मनी चैन, क्योंकि हमें पता था चिट फंड एक्ट और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, यानी जो आज हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में कर रहे हैं। ये बिल्कुल अलग एक मिनिस्ट्री है, इसका बिल्कुल अलग किया गया डायरेक्ट सेलिंग। तो मैंने उन लोगों को कहा नहीं भाई, ये वीकली पेमेंट वाली है, ये चोर बनाती है, डकैत बनाती है, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप लोग इस तरह से धैर्य रखो यार, पूरा जीवन आपको इनकम चाहिए, कैरियर चाहिए, तो आपको थोड़ा समय लगेगा। आप देखो बचपन में जब पैदा हुए तो एकदम से 18 साल के थोड़ी हो गए ना आप जब नौकरी पे गए तो आपको आज तनख्वाह जो भी मिल रही है, तो पहले दिन जो तनख्वाह थी, आप 5 साल बाद 10 साल बाद वो तनख्वाह अलग है कि नहीं? बिकॉज ऑफ समय लगता है, एक्सपीरियंस होता है आपको। तो वो नहीं माने, मेरा चेक धीरे धीरे कम होकर वो चेक आ गया सीधा लगभग 12,000 10,000 पे चेक आ गया। वो चेक 13,000 पे आ गया। कहाँ 75,000 से चेक सीधा 13,000। और जब 13,000 आ गया मेरा चेक, एक दूसरे महीने के अंदर ही, क्योंकि वो नीचे से नीचे टीम काटते चले गए, वीकली पेमेंट उनका आया, उन्होंने टीम को काटना चालू किया और मैं इस तरीके से नीचे मैं 13,000 पे आ गया। मैंने फिर कहा था कि मैंने बिजनेस, देखिए दूसरे के कंधों पे जनाजे जाते हैं, अपने कंधों पे जिंदगी चलती है दोस्त, अपने कंधों पे लाइफ चलती है, नेटवर्क चलता है अपने कंधों पे। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने उनके नीचे ज्वाइनिंग, मैंने प्रोस्पेक्टिंग की, मैंने और ज्यादा अपना वर्किंग स्टाइल बढ़ा दिया और ज्यादा पागलों की तरह काम करने लग गया। मैंने उनके नीचे ज्वाइनिंग डाल के मैंने उस बिजनेस को उठाया और उसके बाद 3 महीने के बाद मैं सीधा 1 लाख क्रॉस कर गया चेक। जहां मैं 13,000 पे आया था, सीधा मैंने 3-4 महीने फुल फ्लेज काम करके उस लेग को भी खड़ा किया और मैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख महीना, 5 लाख महीना, 6 लाख रुपए महीना, 7 लाख रुपए महीना, 8 लाख रुपए महीना, 9 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीने पे आ गया। और दिसंबर तक मेरा टारगेट है 20 लाख, 15 से 20 लाख रुपया महीना। दिसंबर जनवरी तक ये ऑटोमेटिक हो जाएगा अपने आप। मैंने फिर मर्सिडीज बेंज लिया, जिस फ्लैट से मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 1 करोड़ के आसपास का ये फ्लैट है जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ, शानदार घर। इसके साथ मैंने एक और विला लिया है, लगभग 2 करोड़ रुपए का रिजॉर्ट विला, जो मेरा ड्रीम था। मैं मदर को कहता था कि एक ऐसा हमारा घर होगा जो खुद का पर्सनल गार्डन होगा, हम शाम की चाय पिया करेंगे। वो मेरा एक ड्रीम था। तो उस ड्रीम के जैसे मैंने वो घर लिया, मदर को भी उसको ये गार्डन दिखाया, वो विला दिखाया कि इस तरह से हमारी कार यहाँ पार्क होगी, फिर यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे आपका रूम होगा, ऐसे इस तरीके से फैमिली का। सो ये जो आज लाइफ है, लगभग 5 करोड़ के आसपास की इनकम टोटल हो चुकी है मेरी। मैं लगभग 10 टूर कर चुका हूँ। ये जितनी भी सफलता है दोस्त, ये आप ये मेरी सफलता को देख पा रहे हैं। ये हुआ कैसे, क्या थॉट प्रोसेस थी मेरी इसके पीछे, मेरा वर्किंग स्टाइल क्या था, नेचर ऑफ जॉब क्या था इस बिजनेस का। क्या मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग भी इतनी बड़ी सफलता लेना चाहते हैं? क्या आपके पास भी कोई ड्रीम है अपनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए? अगर आपके पास ड्रीम है, अगर कोई पर्पस है, तो थॉट प्रोसेस क्या था मेरा? क्योंकि आप यही जानना चाहते हैं भाई मैं सक्सेस हुआ कैसे, आज मैं बाउंस बैक मैं कैसे कर पाया बार बार, क्या था वो चीज जिसकी वजह से मैं बार बार बाउंस बैक हुआ। मैं इस दुनिया की सोच से मेरी मैच क्यों नहीं हुई सोच, ये असंभव सा दिखने वाला काम ये संभव कैसे हो गया? व्हाट इज द थॉट प्रोसेस? सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, पहली चीज, वेरी फर्स्ट डे मैंने कसम खाया था, डिसीजन लिया था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं अपना कैरियर डायरेक्ट सेलिंग में बनाऊंगा।
पहली चीज कि मुझे विश्वास हो गया इस इंडस्ट्री के ऊपर, हो ना हो मेरी लाइफ तो ये इंडस्ट्री बदलेगा ही बदलेगा, कुछ भी हो जाए। मैंने पूरा अपना जीवन निछावर कर दिया इसके ऊपर, पहला थॉट, कुछ भी हो जाए ये करूंगा। दूसरा, क्योंकि नेचर ऑफ जॉब क्या होता है, क्योंकि आप लोगों से मिलने जाते हैं, जब आप लोगों से मिलने जाते हैं, मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग के थ्रू आपके नीचे लोग जुड़ते हैं, आपका नेटवर्क बनता है, और उस नेटवर्क को फिर आप ट्रेनिंग देते हैं, सिस्टम सिखाते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपके नीचे एक टर्नओवर होता है, एक लीडरशिप आती है, फिर वो हैंड्स बनते हैं, फिर वो इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है काम। तो जब मैंने टीम बनाना चालू किया तो इतना आसान नहीं था। आज टीम 23-24 लाख के आसपास की टीम होगी, ये इतना आसान नहीं था। आज जो ये बिजनेस ऑटो मोड पे है, ऑटो ग्रो पे है, यानी ऑटोमेटिक ये बिजनेस बढ़ रहा है, ऑटोमेटिक इसकी ग्रोथ हो रही है, ऑटोमेटिक मेरे नीचे लीडर्स बन रहे हैं, ऑटोमेटिक मेरा टर्नओवर हो रहा है। पूरे जो ये पेंडेमिक के वक्त, कोरोना के वक्त, अभी तो लॉकडाउन थोड़ा धीरे धीरे लूज हो चुका है और हम लोग फील्ड में निकलना चालू कर चुके हैं, राइट। तो ये जो भी था, ये क्या इतना आसान था? ये जो चीजें आज हो रही हैं, आज टर्नओवर जो हो रहा है 20 करोड़ के आसपास का, फिर कल को ये 40 करोड़, 100 करोड़ होगा, 500 करोड़ होगा मेरा टर्नओवर। बाली साहब 2,500 करोड़ करेंगे तो मैं लगभग 500 करोड़ तो मैं ही करूंगा। तो ये क्या, ये चीजें इतना आसान था जो आज ये मैजिक हो रहा है? दिस इज अ मैजिक मार्केटिंग, ये मैजिक हो रहा है। तो क्या ये मैजिक पहले दिन संभव था? नो, ये पहले दिन संभव नहीं था दोस्त। पहले दिन वो दर्द, वो उतार चढ़ाव, वो झटके, वो टेस्टिंग, क्योंकि एक महान आदमी के पीछे कहते हैं ना, जब आप संघर्ष करते हैं तो दुनिया आपके साथ नहीं होती है दोस्त। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया आपके साथ होती है, लेकिन जब आप स्ट्रगल पीरियड में होते हैं, जब संघर्ष कर रहे होते हैं आप, जब आप फाइटिंग स्पिरिट में होते हैं, जब उतार चढ़ाव के आप पीरियड में होते हैं, तो उस वक्त आपका माइंडसेट क्या है, आपका विजन क्या होता है दोस्त? तो मैं आपको बताता हूं, मेरा जो विजन था, सबसे पहली चीज कि मुझे इसके अंदर ये चीज पता थी कि लोग इनपुट रेशियो, यानी जिस तरीके से इनपुट रेशियो आएगा टीम का, उसी तरह से आउटपुट रेशियो भी होगा और डेड रेशियो भी होगा। यानी कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे, कुछ लोग जुड़ने के बाद भी खरीदारी नहीं करेंगे, वो डेड हो जाएंगे। तो पहला तो ये बिजनेस का इनपुट रेशियो, आउटपुट रेशियो, डेड रेशियो, ये मुझे पता था। नेचर ऑफ जॉब, डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का जॉब प्रोफाइल, ये मुझे अच्छे से पता है कि मुझे मीटिंग करनी होती है। हर सिचुएशन में आपको मीटिंग करनी होती है। अगर आपको 500 करोड़ का बिजनेस करना है तो आपको मीटिंग करनी है। अगर आपका बिजनेस 0 है तो भी मीटिंग करनी है। लोग छोड़ के चले गए तो भी मीटिंग करनी है। और मीटिंग, लोग कहते हैं लोग नहीं है, मैं कहता हूं आप सिर्फ 100 लोगों का लिस्ट बनाइए, बस 200 लोगों का लिस्ट बनाइए और पूरी दुनिया में से सिर्फ 6 लोगों के साथ काम करिए, बस 6 लोग। बाकी आप नए लिस्ट नहीं बना रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। मैं आज आपको बताता हूं फार्मूला कि 6 से 6 लाख कैसे हो जाएंगे आपके नीचे। जो मेरे लोग थे, मैंने उसको कैसे मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने सबसे पहले चीज, मैंने अपने आप को, सबसे पहले मैंने अपनी जो कला सीखी वो है मार्केटिंग प्लान देने की। प्रेजेंटेशन में मैंने बहुत महारत हासिल की। मैंने रोज कुल्हाड़ी की धार, जब भी मैं प्रेजेंटेशन देने जाता हूँ, शोधा प्लान करने जाता हूँ, मैं पहले पढ़ के जाता हूँ, तैयारी करके जाता हूँ। भले मुझे स्क्रूना आता है, भले मुझे प्लान आता है देना, लेकिन मैं पहले आधा घंटा 1 घंटा बैठ के मैं अपनी तैयारी करके, प्लानिंग करके फिर मीटिंग देने जाता हूं। तो मैं सबसे पहले तो मैंने एक अपनी जो सबसे बड़ी हैबिट बिल्ड की, वो की शो द प्लान की हैबिट, यानी प्लान देने की हैबिट। और मैं इसमें क्या बना, थर्ड पार्टी बन गया। क्योंकि जब आपके दोस्त होते हैं, आपकी जान पहचान होती है, जब आप उनको मार्केटिंग प्लान देते हैं तो वो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन जब आप अपने गेस्ट के, अपने डाउनलाइन के लोगों के लिए मीटिंग करते हैं, आप डेप्थ में मीटिंग करते हैं, नीचे जाकर उनके लिए थर्ड पार्टी बनते हैं आप, तो आपका सक्सेस चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि आपके जो दोस्त हैं, जानने वाले, वो आपके नेचर को जानते हैं, आपको बचपन से जानते हैं या आपका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड जानते हैं। लेकिन जो थर्ड पार्टी होती है वो आपके बारे में नहीं जानते, क्योंकि वहां पर एडिफिकेशन क्या होता है कि एक फलाने साहब हैं। मैंने अपनी टीम को एडिफिकेशन क्या सिखाया, मैंने कहा, जब मैंने किसी को जोड़ा, मैंने कहा यार तुम्हें इतना काम करना है कि बस मेरी मीटिंग रखानी है। मैं उसमें प्लानर बना और मैंने उसको ऑर्गेनाइजर बनाया कि तुम्हें सिर्फ मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है बस।
और तुम अगर मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हो तो मैं तुम्हें सक्सेस दिला दूंगा। पहले मैंने लोगों का भरोसा जीता कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कंधे से कंधे मिला के चलूंगा। ये पहला चीज मैंने हौसला दिया, तो लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया मेरे लिए। और मैंने एडिफिकेशन क्या सिखाया कि एक पेट्रोल पंप पे जॉब करते हैं, उनकी 7,500 तनख्वाह है, बहुत ही सफल आदमी है, उनके पास समय कम होता है, उनसे बड़ा मुश्किल से मैंने टाइम लिया है, और वो सफल आदमी हमें वो मीटिंग देने आ रहे हैं। तो जब उन्होंने मेरी एडिफिकेशन की, बहुत सफल आदमी मीटिंग देने आ रहे हैं, तो जब मैं वहां पे गया, 5-10 लोग उन्होंने ऑर्गेनाइज कर रखे थे लोग, जब मैंने उनको मीटिंग दिया तो उसी 5-10 लोगों में से, क्योंकि मैं उनके लिए अनजान था, थर्ड पार्टी था, तो मेरी बात उन्होंने ध्यान से सुनी। एक प्रोफेशनल तरीके से मीटिंग हुआ, ऑर्गेनाइज वे में हुआ। लेकिन उससे पहले मैं प्लानर बना तब ना, मैंने अपने आप को प्रमोट किया, मैंने अपनी मार्केटिंग की कि मैं बढ़िया प्लान देता हूं, बहुत बढ़िया प्लान देता हूं, बस तुम्हें ऑर्गेनाइज करना है। ऐसा प्लान दूंगा भाई साहब कि सारे लोग एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे तुम्हारे, और जल्दी से जल्दी तुम आगे बढ़ोगे। मैंने उनको भरोसा दिया, आई एम अ बेस्ट प्लानर। प्रेजेंटेशन पे मैंने माहिरत हासिल की, उसका मास्टरी कर लिया मैंने प्रेजेंटेशन। वो आत्मविश्वास हुआ, वो आत्मविश्वास मैंने भर दिया ऑर्गेनाइजर के अंदर। और ऑर्गेनाइजर को मैं बार बार बोलता था, भाई मेरा समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग बुला लो, मैं एक ही बार में आपका इतने सारे लोगों को ज्वाइनिंग करा सकता हूं। मैंने भरोसा दिया तो लोगों ने 10 लोग की मीटिंग, 20 लोग की मीटिंग, 50 लोग की मीटिंग, टेंट लगवा के मीटिंग, ऐसे लोगों ने अपने इस मेरे भरोसे पे कि मैं तुम्हारी मीटिंग करूंगा जबरदस्त, ऐसे दोस्त एडिफाई हुआ मैं। मुझे एडिफिकेशन में मेरी डाउनलाइन ने रखा, ऑर्गेनाइज करना मुझे आता था, ऑर्गेनाइजर से काम लेना आता था मुझे, मैंने ऐसे काम लिया, थर्ड पार्टी बना, और ये बिजनेस तेजी से बढ़ने लग गया। मैं मेरे नीचे फोन इतने आने लग गए, लोग मीटिंग मांगने लगे, सर मेरी एक मीटिंग कर दीजिए। जो उस बंदा को जुड़ा, हमने उसको पकड़ के बोला आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए। हमने सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजर ढूंढे अपने नीचे, और एक ललक थी कि मीटिंग कम से कम 5 मेरी होनी चाहिए। 4 या 5 मीटिंग मैं पर डे करता था। जब मैं फुल टाइम हो गया तो पागलों की तरह 4-5 मीटिंग करता था। शुरुआत में पैसे नहीं होते थे, लेकिन मीटिंग का जुनून होता था। कभी कहीं दिल्ली के अंदर रात के 6 बजे के बाद लोग जगते हैं 11 बजे तक, और 6 बजे के बाद कई बार मैं मीटिंग देने गया तो कई बार लोग नहीं मिलते थे। तो ये चलेगा, ये उतार चढ़ाव चलेगा। लेकिन अगर आप बेस्ट प्लानर हैं और आप नीचे ऑर्गेनाइजर ढूंढ लेते हैं अपने लिए, अपनी मीटिंग ढूंढ लेते हैं आप, तो आपको इसमें सफल होने से कोई माइकला रोक नहीं सकता। और दोस्त, आज भी मैं एज ए प्लानर काम करता हूं। अभी रिसेंटली परसों मैंने गोला डेयरी के अंदर डाउनलाइन थी, उसको मीटिंग ऑर्गेनाइज करा, 30 से 40 लोग थे, मैं मीटिंग करके आया। इससे पहले सहारनपुर, अभी पिछले महीने मैं सहारनपुर गया, इस महीने वो ब्रांच डायरेक्टर भी बन गए। मैं वहां पे 4 दिन रहा, 4 दिन उनको एक ही चीज कहा, बस ऑर्गेनाइज करो मीटिंग, 5 लोग 10 लोग। उन्होंने 10-15 जगह 5-6 मीटिंग मेरी फिक्स की। मैंने फोन पे उनको भरोसा दिया कि मैं आपका बिजनेस चला दूंगा, मीटिंग जबरदस्त होगी, आप लोग को इकट्ठा करिए। और दोस्त, मैंने उनकी 5-10 मीटिंग की, 5-10 मीटिंग में ही वो बन गए ब्रांच डायरेक्टर। तो अगर आप एज ए प्लानर काम करते हैं तो 10 लाख का चेक आपका होता है। उसके बाद लीडरशिप पे काम किया, लीडर को बनाने के लिए जूम मीटिंग जो अभी ये चल रहा है, ये बस लोगों को विश्वास के लिए है ये जगह। देखिए, अगर आपके पास सपने हैं तो सपने पूरे होते हैं फील्ड के अंदर, एक्शन प्लान से आपके सपने पूरे होंगे। कोई भी दुनिया की ताकत आपको बिना एक्शन किए कामयाबी नहीं दे सकती। आप ये सोच रहे हैं कि ये कामयाब हो जाएंगे, हम कामयाबी मिल जाएगी, नहीं। आपको यहाँ पे प्लानर बनना पड़ेगा, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। रात के 10 बजे 11 बजे तक आपको फील्ड में रहना पड़ेगा। 5 से 10 साल की मेहनत है, क्योंकि हमारा खाना फील्ड में ही उगता है, हमारा खाना फील्ड के अंदर ही उगता है, ग्राउंड में ही उगता है। खेत हमें फील्ड दिया गया। जब उस रब ने आसानी से कोई चीज नहीं दी, तो वेस्टीज में मर्सिडीज 10 लाख का चेक, 11 लाख का चेक आसानी से तो नहीं मिलेगा ना आपको किसान बन के काम तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बेहतर प्लानर हैं तो ऑर्गेनाइजर ढूंढ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। आज मैं अगर मेरे नीचे इतने सारे लीडर्स हैं, अगर मैं उनको बोलूं कि मैं आ रहा हूं, मेरे लिए मीटिंग अरेंज करो, तो आप सोचिए कितनी मीटिंगें होगी मेरी। तो इस तरीके से इनपुट रेशियो का आपका पता होना चाहिए, आउटपुट रेशियो पता होना चाहिए। आपको जो काम करना है वो लंबे समय के लिए करना है। आप देखिए, बचपन जो हमें मिला था जवानी के लिए, कि हम जवानी को
अच्छे से रोजगार करके अपना जीवन गुजर बसर करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। ये बचपन में हमें पढ़ाई लिखाई या लाइन दिया गया, प्लान ए था, ये लाइन दिया गया। अब जो जवानी मिली है आपको, वो बुढ़ापे के लिए मिली है कि कहीं बुढ़ापा देख कर ना रोए। उस वक्त आप ये पछताओ नहीं कि यार ये क्या हो गया लाइफ में। तो ये जो आपकी लाइफ है, जवानी है, या जो भी कंट्रीब्यूशन है आपका लाइफ में, वो इसलिए है कि आपका फ्यूचर ब्राइट है। आपको जो भी वेस्टीज करना है, आज जो मेहनत करनी है आपको, आप एज ए प्लानर काम करेंगे वेस्टीज में, आप मीटिंग करेंगे, डाउनलाइन की मीटिंग करेंगे, डाउनलाइन को मीटिंग में लेके आएंगे, उनका विजन क्लियर होगा। ये जो भी काम कर रहे हैं आप, ये फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर हमारे हाथ में है। जो हमने कल किया था वो आज हम हैं, और जो हम आज करेंगे वो हम कल होंगे। यानी जो आज बीज बोएंगे वो कल हम फसल काटेंगे। तो जो हम आज हैं वो कल की वजह से हैं, और जो हम कल होने वाले हैं वो हम आज की वजह से होने वाले हैं। तो आज सत्य है, आज हमारे पास है, आज हमारे हाथों में आज है। क्यों? क्योंकि आज इसलिए हमारे हाथों में, क्योंकि कल का जो भविष्य है वो आज हमारे हाथों में है। आज जो हम बोएंगे, आज जो हम जानबूझकर करेंगे, वो कल के ऊपर इफेक्ट होगा। यानी फ्यूचर, जो आपका फ्यूचर है वो ब्राइट है, जो आने वाला कल वो सच है, क्योंकि उसको आज आप बनाएंगे। अगर मैं आज हूं, आज मेरे पास 10.5 लाख का चेक है, या मैं मर्सिडीज बेंज अचीवर हूं, या मेरे पास 2 करोड़ का विला है, या 5 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा गया, या मैं इतना सफल आदमी हूं, इतने सारे मेरी मीटिंग होती हैं, तो आज जो मैं हूं वो मैं कल के वजह से हूं। जो मैंने कल बोया था जानबूझकर, वो मैं आज काट रहा हूं, और जो मैं कल होने वाला हूं वो मैं आज की वजह से होने वाला हूं। तो आज आपकी सच्चाई है, आज आपको मैसिव तरीके से काम करना है। आज जो ये उतार चढ़ाव है ये कल के लिए हैं। तो सफलता, कहते हैं कामयाबी हमेशा दर्द के कोख से जन्म लेती है। सफलता को आपको पे द प्राइस तो देना पड़ेगा। बिना प्राइस पे किए हुए आपको खुशियां नहीं मिल सकती। एक माँ जब उसके बच्चे में, उसके गोद में बच्चा आता है, तो उसने प्राइस पे किया हुआ है दोस्त। कामयाबी दर्द के कोख से जन्म लेती है। तो आपको ये आपको पेन इज इक्वल टू गेन, ये आपको देना पड़ेगा। आपको मन नहीं करेगा 6 बजे के बाद प्लान देना, आपको सुबह उठने का मन नहीं करेगा, लेकिन उठना पड़ेगा। आपको पूरी दुनिया में कोई आदमी सक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप अपने आप को उस दर्द के लिए तैयार नहीं करते। यस आई कैन डू इट, मुझे करना है, बाय हुक बाय क्रुक, मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लानर बनना है, मुझे लोगों के लिए काम करना है, उनकी तरक्की के लिए काम करना है। जब आपकी ये थॉट होगी तो आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा। बाकी इनपुट रेशियो, आउटपुट रेशियो ये बना रहेगा। डेड रेशियो आज भी होता है, आज भी हम मीटिंग करते हैं, लोग जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं, ये चलता रहेगा। आज भी चलेगा, 10 साल बाद भी चलेगा, 50 साल बाद भी चलेगा। मेरा जब 1.25 करोड़ का, 2 करोड़ का चेक होगा महीने का, मैं उस दिन भी प्लान दिखाऊंगा तो लोग जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, ये चलता रहेगा। ये पूरा का पूरा ये बिजनेस का ये नेचर है। ये बिजनेस एक्टिव ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा रिजल्ट, और रिजल्ट के लिए आपको बेहतर प्लानर बनना पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा मीटिंगें करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजर ढूंढने पड़ेंगे कि आपकी मीटिंग कराए लोग। पहले आपको मीटिंग के अंदर अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा। आप एक डेप्थ में, अगर आपको एलओबी चाहिए तो आप 50-60 लोगों का कॉल सेंटर बनाइए, यानी 50-60 लोगों का नंबर 1 लाख का होना चाहिए आपके पास। नीचे से नीचे, आपके नीचे कोई काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, विश्वास मत करो उसके ऊपर, कितना भी बड़ा लीडर हो, नो बिलीव। उसके नीचे से नीचे लोगों को आप ऑर्गेनाइज करो, मीटिंग प्लानर बन जाओ उन लोगों के लिए। आप डेप्थ में हर लेग से 50-60 लोग की आपके पास कॉलिंग होनी चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, डायरेक्ट आपका संपर्क होना चाहिए उन लोगों के साथ। तब ये बिजनेस जड़ में करेंगे ना, तब ये बिजनेस आपके पास होगा। फिर कोई माइकल आर्क कामयाबी से रोक नहीं सकता। 10 लाख का चेक अब आपका है, मर्सिडीज अब आपकी है, जैगवार आपकी है। अब लोगों को हेल्प करना ये सब आपका है, क्योंकि अब आप डेप्थ में काम कर रहे हो, नीचे जड़ों में जाके काम करो। अगर आपको बहुत महान बिजनेस करना है तो आपको जड़ों में काम करना पड़ेगा। 50, 60, 70, 80, 100 लोगों को मीटिंग देनी पड़ेगी नीचे से नीचे जाकर। चाहे आपके नीचे डायमंड है, कामयाब है, तो भी नीचे जाके पकड़ लो उनको, नीचे अपनी सर्विसेज दो, अपनी सर्विसेज के लिए जान लगा दो। जब इस तरीके से काम करेंगे तो आप लीव ए लेगेसी, यानी एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे, एक परंपरा छोड़ के जाएंगे। जैसे धीरूभाई अंबानी ने लेगेसी छोड़ा, मुकेश अंबानी, अब उसका पीढ़ी दर पीढ़ी, अब उसको बोलते हैं ना उसके खानदान को कि चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है। तो आपको ये वेस्टेज इसलिए करनी है, लीव ए लेगेसी, यानी एक परंपरा छोड़ के जानी है, और इसके लिए काम करना है डेप्थ में, जड़ों में जाकर। बस
ये मैं आपको आज बताना चाह रहा था, मेरी कामयाबी का राज। थैंक यू सो मच।